मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खौफनाक जंगल की दुनिया एपिसोड नंबर 7। पास्कल ने मेरी बात का जवाब ना दिया। वो उस तरफ देख रहा था जिस तरफ से सरसराहटें उभर रही थी। मैं भी पास्कल की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी तरफ देखा जिस तरफ पास्कल देख रहा था। मेरे भी वजूद में सनसनाहट दौड़ गई, क्योंकि उस तरफ से कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने हाथों में आग वाली लकड़ियां पकड़ी हुई थी, जिनकी मदद से वो उसी तरफ आ रहे थे जिस तरफ हम मौजूद थे। उनकी तादाद 3 थी। ये कौन हो सकते हैं? मैंने सरसराहट भरी आवाज़ में पूछा। मुझे तो ये इस खौफनाक आदमी के साथी लगते हैं, पास्कल ने कहा। चलो, इससे पहले कि हम किसी मुसीबत का शिकार हों, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम दोनों मार्गरेट की तरफ बढ़े। मार्गरेट अभी तक बेहोश थी। पास्कल उसे होश दिलाने लगा। खौफनाक आदमी उसके साथ लम्हा बे लम्हा करीब आते जा रहे थे। मार्गरेट होश में ना आ रही थी। वो करीब आ गए हैं। मैंने उन्हें करीब आता देखकर पास्कल से कहा। पास्कल ने मार्गरेट को उठाया और फिर हम दोनों तेज़ रफ्तारी के साथ एक तरफ बढ़ते चले गए। अब हमारा रुख उस तरफ था जिस तरफ वो लकड़ी का घर हमने देखा था। फिलहाल वही हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती थी। घटाटोप अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और रास्ता भी दुश्वार गुजार था, जिसके बायस कई बार हम गिरते गिरते बचे। कई बार हम झाड़ियों में भी उलझे, लेकिन हम किसी भी जगह रुके नहीं थे, क्योंकि रुकना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मार्गरेट अभी तक बेहोश थी। शायद उसके सर पर शदीद ज़रब लगी थी। पास्कल के पास जो टार्च थी वो भी कहीं गिर गई थी। ये भी मालूम नहीं था कि वो लकड़ी का घर किस सिमत में था। हम अंदाजे के मुताबिक आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारा अंदाज़ा दुरुस्त ही साबित हुआ। थोड़ी सी दूर ही हमें वो लकड़ी का घर नज़र आ गया। उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर फूट रही थी। हमारे कदमों में तेज़ी आ गई। हम उस घर के करीब पहुँचे तो हमने देखा कि उस घर के बाहर अब एक ही जीप खड़ी है। ये वही जीप थी जिसे देखकर हम उस घर तक आए थे। हम उस घर में दाखिल हो गए। घर वैसे ही बेदस्तूर खाली पड़ा हुआ था। खामोशी और सनसानी फैली हुई थी। ऐसे लगता था कि जैसे घर में कोई भी ना हो। पास्कल ने बेहोश मार्गरेट को मेज़ पर लिटा दिया। लगता है घर में कोई नहीं, पास्कल ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। उस घर के 2 कमरे बने हुए थे। मैंने उन दोनों कमरों में झांक कर देख लिया। दूसरे कमरे में भी एक बड़ी सी मेज़ पड़ी हुई थी और उसके इर्द गिर्द 4 कुर्सियां रखी हुई थी। साथ वाली दीवार पर 5 मुख्तलिफ फलों वाले खंजर लटके हुए थे और उस कमरे में चंद बाल्टियां भी रखी हुई थीं। मैं वापस मुड़कर उसी कमरे में आ गया। पास्कल दरवाजे पर खड़ा बाहर की जानब देख रहा था। मैंने देखा कि मार्गरेट आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। मार्गरेट होश में आ रही है, मैंने पास्कल से कहा। मेरी बात सुनकर पास्कल मार्गरेट की तरफ पलटा। उसी वक्त मार्गरेट होश में आ गई। वो चंद लम्हे साकत अंदाज में पड़ी छत को घूरती रही। फिर उसने पलटकर हमारी तरफ देखा, फिर उठकर बैठ गई। मैं कहाँ हूँ? मार्गरेट नहीफ व वंजार लहजे में बोली। पापा कहाँ है? हमारे पास इस सवाल का जवाब ना था। हम उसे कैसे बताते कि उसके पापा को उस खौफनाक आदमी ने मार दिया। वो हमें चुप देखकर फिर बोली, मैंने आप लोगों से कुछ पूछा है, मेरे पापा कहाँ हैं? इस बार भी हमने जवाब ना दिया तो वो उठकर पास्कल की तरफ बढ़ी। आप दोनों खामोश क्यों हैं? आप बताते क्यों नहीं मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा हमारा साथ छोड़ गए हैं, पास्कल ने बेमुश्किल उसे बताया। ये बात सुनकर मार्गरेट के हलक से चीख निकल गई। वो गमज़दा लहजे में बोली, नहीं नहीं, मेरे पापा नहीं मर सकते, नहीं। यह हकीकत है मार्गरेट, और तुम्हें उसका सामना करना होगा। पास्कल ने उसकी ढारस बंधाई।
सब्र से काम लो, हमने तुम्हारे पापा को बचाने की बेहद कोशिश की थी। मगर पास्कल उससे आगे कुछ ना कह सका और खामोश हो गया। मार्गरेट की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे खुद भी अंकल डेविड के मरने का बेहद अफसोस था, मगर मौत के आगे किसकी चलती है। अंकल डेविड बहुत अच्छे इंसान थे, मार्गरेट रोते हुए कह रही थी। मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं। मार्गरेट, हम तुम्हारे साथ हैं, पास्कल ने कहा। इससे पहले कि हमें मजीद कोई बात करते, हम तीनों अचानक चौंक पड़े। हमें उसी जीप की आवाज़ सुनाई दी। पास्कल तेजी से बाहर की जानब लपका। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो एक जीप उसी तरफ आ रही थी। मैं भी पास्कल के पीछे खड़े होकर उस जीप की तरफ देखने लगा। वो जीप उस घर से चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई और उसकी हेडलाइट सीधी उस घर के ऊपर पड़ रही थी। अगले ही लम्हे हम दोनों शशदर रह गए। हमें अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ, आंखें फटने लगी। उस जीप से सबसे पहले वही खौफनाक आदमी निकला था जिससे बचने के लिए हम इस घर में आए थे। उसके साथ उसके दूसरे साथी भी थे और वो भी उसी की तरह खौफनाक थे। वो तादाद में भी 4 थे। उस नाखौफनाक आदमी ने जीप से अंकल डेविड की लाश निकाली और घसीटते हुए उसी घर की तरफ आने लगे। ओहो, ये तो वही है, पास्कल शशदर लहजे में बोला। निकलो यहाँ से। हम दोनों वापस पलटे। मार्गरेट खामोश खड़ी थी। अब उसने रोना बंद कर दिया था। पास्कल ने मार्गरेट का हाथ पकड़ा और अगले ही लम्हे हम बिला खेदी से उस घर के दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते चले गए। उस घर से फ्रंट दरवाजे से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं। हम उस घर में कैद हो गए थे। हम खुद ही मौत के चुंगल में फंस गए थे। अब किस तरफ जाएं? पास्कल ने घबराहट अमेज लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। उसी लम्हे हमें दरवाज़ा खुलने और कदमों की आहटें सुनाई दी। दूसरे कमरे में एक खिड़की थी जिससे हम निकल सकते थे। पास्कल बिजली की तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ा और उसने खिड़की खोलने की कोशिश की। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि वो खौफनाक आदमी अंदर ना आ सके। खिड़की काफ़ी मजबूत थी। पास्कल काफ़ी ज़ोर लगा रहा था। ऐन उसी लम्हे दरवाज़ा हिलता हुआ नजर आया। शायद खौफनाक आदमी दरवाज़ा खोल रहा था। हमें उनके बोलने की आवाज़ें भी आ रही थी। ना जाने वो किस ज़बान में बातें कर रहे थे जो हमारी समझ से बालातर थी। वो सब शायद हमारे बारे में ही बातें कर रहे थे। पास्कल भी खिड़की की तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उधर जब खौफनाक आदमियों ने जब ये देखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो उन्होंने दरवाजे को धक्के लगाना शुरू कर दिए और मार्गरेट हरासा खड़े कभी दरवाजे की तरफ देखते और कभी खिड़की की तरफ। अगले में मैं भी खिड़की की तरफ बढ़ा और पास्कल के साथ मिलकर खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगा। खिड़की काफ़ी हद तक टूट चुकी थी और फिर अगले ही लम्हे वो खिड़की के बाहर की जानब जा गिरी। आओ मार्गरेट, मैंने मार्गरेट से कहा और फिर हम बिलाखेदी से उस टूटी खिड़की से बाहर निकलते चले गए। उसी वक्त दरवाज़ा भी टूटकर अंदर आ गिरा और वो खौफनाक आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक ने हमारी तरफ इशारा करके चीख कर कुछ कहा तो 2 खौफनाक आदमी बिजली की तेज़ी के साथ हमारी तरफ आने लगे, लेकिन उस वक्त तक हम भागते हुए अंधेरे में गायब हो गए थे। वो खौफनाक आदमी थोड़ी दूर तक हमारी तरफ आए, फिर वापस लौट गए थे। हम मुसलसल भागते रहे। हमारा रुकना हमें मौत के मुंह में ले जा सकता था। शुक्र है कि वो खिड़की टूट गई थी, वरना ना जाने वो खौफनाक आदमी हमारे साथ क्या सलूक करते। यूं दौड़ने से हमारे सांस फूल गए, लेकिन हम रुक भी नहीं सकते थे। पास्कल ने मार्गरेट का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर हम रुक गए और अपनी सांस बहाल करने लगे। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हमें वहां रुके चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक हम तीनों चौंक पड़े। हमारी नज़रें बेइख्तियार उस तरफ उठ गई जिस तरफ से हमें जीप की आवाज़ सुनाई दी। हम खौफजदा हो गए। जीप की आवाज़ से यही महसूस हो रहा था जैसे वो उसी तरफ ही आ रही हो जिस तरफ हम मौजूद थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जीप लम्हा बे लम्हा करीब आ रही थी। पास्कल ने हमें इशारा किया और हम एक बार फिर आगे की तरफ दौड़ने लगे।
پاسکل سب سے آگے تھا، جبکہ میں اور مارگریٹ پیچھے تھے۔ مارگریٹ سے دوڑنا دشوار ہو رہا تھا، وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ میں مجھ سے نہیں دوڑا جا رہا۔ اسی لمحے مارگریٹ کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے وہ رک گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں بھی رک گیا تھا، جبکہ پاسکل ہم سے کافی دور نکل گیا۔ میں نے پاسکل کو آواز دی تو وہ رک گیا اور پلٹ کر ہماری طرف آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ مارگریٹ بولی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ لیکن ہمارا رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں، پاسکل نے قرب و جوار میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوفناک آدمی کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ پھر وہ کیا کر لیں گے؟ مارگریٹ نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ اوہو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے مارگریٹ، پاسکل نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم کبھی بھی مہذب دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ مجھے بھی مار دیں، مارگریٹ مایوسانہ لہجے میں بولی۔ مایوسی کی باتیں مت کرو مارگریٹ، اسی لمحے میں نے مداخلت کی۔ ہم نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ مہذب دنیا تک بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، عین اسی لمحے جیپ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ جیپ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر دائیں طرف آ چکی تھی اور اس کی روشنی سیدھی ہم پر پڑ رہی تھی جہاں ہم موجود تھے۔ پاسکل نے ہمیں خاموش رہتے ہوئے جھک جانے کا اشارہ کیا اور ہم زمین پر جھکتے چلے گئے۔ شاید جیپ رک چکی تھی۔ پاسکل نے تھوڑا سا اٹھ کر جھاڑیوں کے اوپر سے جھانکا تو اگلے ہی لمحے وہ نیچے ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے سرسراہٹ آواز میں لہجے میں پوچھا۔ وہ جیپ سے اتر رہے ہیں، پاسکل نے سرگوشی کی اور پھر اس نے ہمیں وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے ہم ایک بار پھر جھکتے اور جھاڑیوں میں دبکتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی جن پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس آگ سے بہت تیز روشنی ہو رہی تھی جس کی مدد سے وہ اسی طرف آ رہے تھے جس طرف ہم موجود تھے۔ پاسکل ہمیں ایک طرف لیے جا رہا تھا اور پھر ہم اس طرف آ گئے جس طرف ان کی جیپ موجود تھی۔ میں پاسکل کی چال سمجھ گیا تھا۔ وہ خوفناک آدمی کافی دور نکل گئے۔ پاسکل نے ہمیں تیز تیز قدم اٹھانے کا اشارہ کیا۔ جلد ہی ہم اس جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ پاسکل نے جیپ کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر وہ اس میں سوار ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ہمیں بھی اندر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ ہمارے سوار ہوتے ہی پاسکل نے جیپ آگے بڑھا دی اور اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ جیپ کچی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ کچی جگہ سے نکلتے ہی جیپ پکی سڑک پر آ گئی اور پاسکل نے اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ پاسکل انتہائی احتیاط کے ساتھ جیپ چلا رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک طرف پڑی اور میں چونک پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک آدمی ہاتھ میں جلتی لکڑی لیے بلاخیزی سے دوڑتا ہوا سڑک کی طرف آ رہا تھا اور اس کے باقی ساتھی شاید ہمیں جنگل میں تلاش کر رہے تھے کیونکہ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک خوفناک آدمی سڑک کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے پاسکل کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ میری بات سن کر پاسکل اور مارگریٹ نے بے اختیار اس طرف دیکھا جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ اس خوفناک آدمی کے دوڑنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ شاید وہ جیپ روکنا چاہتا تھا اور اس کے دوڑنے کی رفتار سے ہی لگتا تھا کہ وہ بہت جلد سڑک پر ہمارے سامنے پہنچ جائے گا۔ پاسکل نے بھی جیپ کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر اس دوڑتے خوفناک آدمی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ خوفناک آدمی اب ہماری نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ آگ والی لکڑی بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہمیں اندھیرے میں بھی کچھ دکھائی نہ دیا اور پھر میں سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ یکا میں چونک پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دور وہی خوفناک آدمی سڑک کے عین درمیان ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جیپ کو روکنے کے لیے سڑک پر آیا ہو، مگر پاسکل نے جیپ کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ خوفناک آدمی بدستور کھڑا ہوا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس خوفناک آدمی کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ پاسکل نے جیپ اس پر چڑھا دی تھی اور اسے کچلتے ہوئے آگے نکل گئے اور اس خوفناک آدمی کے حلق سے اسی دلخراش چیخ نکلی تھی جس سے ہم بھی خوف زدہ ہو گئے اور اس چیخ سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا۔
اس کے دوسرے ساتھی بھی شاید ہماری طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ میں نے ایک طرف گھنی جھاڑیوں کے پیچھے آگ والی لکڑی دیکھی تھی جو ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خوفناک آدمی اسی طرف آ رہا تھا جس طرف وہ جیپ جا رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں پاسکل کو بھی متوجہ کر دیا اور جیپ آندھی اور طوفان کی سی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پکی سڑک جس طرف جا رہی تھی، پاسکل اسی طرف جیپ کو موڑتے جا رہا تھا۔ اب ہم ان خوفناک آدمیوں کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہم تقریباً صبح تک اس جیپ میں سفر کرتے رہے۔ خدا کا شکر تھا کہ اس جیپ کا پٹرول ختم نہ ہوا تھا اور نہ پھر ہم ان خوفناک آدمیوں کے جنگل میں پھنس سکتے تھے۔ وہ موت کا جزیرہ موت کی آنت کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ہم صبح تک اس جیپ میں سفر کرتے رہے، اس کے باوجود ہم موت کے جزیرے سے نہ نکل سکے۔ اس جیپ میں جتنا پٹرول تھا وہ جیپ چلتی رہی تھی۔ جب پٹرول ختم ہو گیا تو جیپ رک گئی اور ہم جیپ سے باہر نکل آئے۔ چاروں اطراف میں گھنا جنگل تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم جہاں سے نکلے تھے ابھی وہیں کھڑے تھے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ سورج نے ابھی تک اپنی شکل نہ دکھائی تھی۔ پکی سڑک سیدھی جا رہی تھی۔ ہم نے پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ مارگریٹ ابھی تک اپنے باپ کی موت کے غم سے باہر نہ نکل سکی تھی۔ وہ جب بھی اپنے باپ کو یاد کرتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور وہ نڈھال ہو جاتی۔ اس موقع پر پاسکل اور میں اس کا غم دور کرنے کے لیے اس کی ڈھارس بندھاتے تھے۔ ہماری باتیں اسے اپنے باپ کے غم سے تو نہ نکال سکتی تھی، مگر وہ سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے وہ ہماری تسلی سے کچھ سنبھل بھی گئی تھی۔ ہم کافی دیر تک چلتے رہے۔ سورج اب مشرق سے نکل رہا تھا اور اس کی کرنیں چاروں اطراف میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دھوپ نکلنے سے سردی کی حدت میں بھی کمی واقعہ شروع ہو گئی۔ مسلسل چل چل کر اب ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ تھکاوٹ بہت ہو رہی تھی۔ پاسکل نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ ہم ایک جگہ گھاس پر بیٹھ گئے جہاں خزاں رسیدہ پتے گرے ہوئے تھے۔ شبنم بھی گھاس پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں دھوپ بھی پڑ رہی تھی، ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے قریبی درختوں سے چند پھل توڑے اور وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ پاسکل اور میں نے پھل کھانا شروع کر دیے، مگر مارگریٹ پھل نہیں کھا رہی تھی۔ وہ ابھی تک افسردہ تھی۔ پاسکل نے کہا کہ مارگریٹ تم پھل کیوں نہیں کھا رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ مارگریٹ، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی تک اپنے پاپا کے غم میں ہو، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ مرنے والے واپس تو نہیں آ سکتے۔ پلیز اب اپنے آپ کو سنبھالو اور پھل کھاؤ۔ زندہ رہنے کے لیے پیٹ کا ایندھن بھرنا ضروری ہے۔ چلو شاباش کھاؤ۔ مارگریٹ نے بہت اصرار کیا۔ وہ پھل نہیں کھاتی، مگر پاسکل نے اسے پھل کھانے پر مجبور کر ہی دیا۔ وہ زہر مار کرنے لگی۔ پھل کھانے سے جسم میں توانائی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہم تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پاسکل نے بتایا تھا کہ اب ہم اس سڑک پر ہی چلتے جائیں گے تاکہ ہم کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہم چونک پڑے۔ ایک ہیلی کاپٹر کے ہوا کے دوش پر آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر ایک سمت کی طرف دیکھا تو مجھے درختوں کے بیچ میں ایک ہیلی کاپٹر نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی پرواز بہت نیچی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں ایک آدمی آنکھوں سے دوربین لگائے نیچے کی طرف جانب دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بلیکی کا ہیلی کاپٹر تھا جو ہماری تلاش میں نکلا ہوگا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے۔ میں نے پاسکل اور مارگریٹ کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر قریب سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم تینوں اٹھے اور بلا کھیزی سے دوڑتے ہوئے گھنے درختوں کے نیچے بنی جھاڑیوں میں دبکتے چلے گئے۔ عین اسی وقت ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر سے گزرتا چلا گیا اور اس کے جاتے ہی ہم چند لمحے ان جھاڑیوں میں دبکے رہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی آواز لمحہ بے لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ہم جھاڑیوں سے نکلے اور ایک طرف بڑھنے لگے۔ ہمیں جلد از جلد کسی محفوظ پناہ گاہ پر پہنچنا تھا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں بلیکی اور اس کے کارندے اس جنگل میں ہمیں تلاش کرنے کے لیے نہ اتر آئیں۔ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ہم ایک بار پھر چونک پڑے۔ وہی ہیلی کاپٹر پھر اسی طرف آ رہا تھا۔
हम फिर दरख्तों के पीछे छुप गए। हेलीकॉप्टर अब की बार आगे जाने की बजाय करीब ही उतर रहा था। मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। हेलीकॉप्टर के उतरते ही उसका इंजन बंद हो गया। हम परेशान कुन नज़रों से एक दूसरे की जानब देखने लगे। जो होगा देखा जाएगा, पास्कल ने हमें तसल्ली दी और हम उस तरफ जाने की बजाय मुखालफ सिमत की तरफ बढ़ गए। अब हमारा कहीं भी रुकना खतरे से खाली ना था, क्योंकि यकीनन ब्लैकी और उसके कारिंदे हमारी तलाश में उसी तरफ आ रहे थे। हम काफ़ी देर तक चलते रहे। मार्गरेट के चेहरे पर थकन के बहुत ज़्यादा आसार थे और खुद मेरा भी बुरा हाल था, मगर मैंने खुद पर जबर किया हुआ था। पास्कल की हालत भी हमसे कम न थी, मगर हमें बचाने के लिए खुद को चाको चौबंद रखा हुआ था। हमारा ख्याल था कि वो खौफनाक आदमी हमारे पीछे नहीं होंगे, मगर ये हमारी खाम ख्याली ही साबित हुई थी, क्योंकि वो भी कब वक्त हमारे पीछे ही थे। हम जिस रास्ते से ब्लैकी और उसके कारिंदों से छुपते हुए जा रहे थे, हमें दो खौफनाक आदमी नजर आए जो हाथों में मुतअद्दद तीर और कमानें उठाए हुए उसी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर हमारे औसान खता हो गए। आगे की तरफ दो खौफनाक आदमी और पीछे की तरफ ब्लैकी और उसके साथी। हम दोनों अतराफ से फंस गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो अगले ही लम्हे मेरे चेहरे पर घबराहट भरे तासरात छा गए थे। मैंने पास्कल से कहा, ब्लैकी और उसके कारिंदे आ रहे हैं। अगले ही लम्हे हम तीनों तेजी से घनी झाड़ियों में दुबकते चले गए। ऐन उसी लम्हे वो खौफनाक आदमी भी किसी तरफ से नमूदार हो गए। अचानक ब्लैकी के कारिंदे के हलक से खौफनाक चीख निकल गई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा था। और फिर उसी वक्त जंगल ब्लैकी के कारिंदों की चीखों और गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा था। दूसरी तरफ से एक खौफनाक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों के बाद जंगल में गहरा सकूत तारी हो गया। ऐसे लगता था कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मैंने झाड़ी से थोड़ा सार बाहर निकाल कर देखा तो कुर्बो जवार में कोई मौजूद नहीं था। मैंने पास्कल को इशारा किया और फिर हमने झाड़ियों से बाहर निकल आए और हमने इधर उधर देखा तो शशदर रह गए। एक तरफ ब्लैकी के साथियों की लाशें पड़ी हुई थी। उनके सीनों में तीर प्योसे थे। ब्लैकी गायब था, शायद वो भाग जाने में कामयाब हो गया था। जबकि दाएं जानब एक खौफनाक आदमी की लाश पड़ी थी। वो गोलियों से छलनी हो चुकी थी। उसकी तीर कमान और चंद तीर उसके करीब ही पड़े हुए थे। मैंने आगे बढ़कर उस खौफनाक आदमी की तीर कमान और तीर उठा लिए। ये तीर कमान और तीर बेवक्ते ज़रूरत हमारे काम आ सकते थे। मैंने तीर कमान हाथ में रख लिया, जबकि तीर कमर पर लटका लिए। दो खौफनाक आदमी मर चुके थे, अब सिर्फ दो रह गए थे और वो हमारी तलाश में उसी तरफ आ गए थे। हमें उसकी तवक्का ही ना थी। अभी हम यही खड़े सोच रहे थे कि उसी वक्त एक तरफ से ब्लैकी नमूदार हुआ और उसके हाथ में रिवाल्वर था और उसके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वो रिवाल्वर लिए हमारी तरफ बढ़ा। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, ब्लैकी जहर खंद लहजे में बोला, वरना गोलियों से छलनी कर दूंगा। हम तीनों चौकन्ने हो गए और वो हमारे करीब आ गया। मेरी दस्तरस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, वो मगरूराना लहजे में बोला, चलो। हम सब परेशान कुन नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर इससे पहले कि हम उसकी बात पर अमल करते, ऐन उसी वक्त एक तीर सनसनाता हुआ आया और ब्लैकी की आंख में प्यूसत हो गया। तीर उसकी आंख के आर पार होकर सर के पीछे से निकल गया था। ब्लैकी कोई आवाज़ पैदा किए बगैर पुश्त के बल गिरा और फिर उठ ना सका। हमने बेइख्तियार उस तरफ देखा जिस तरफ से तीर चलाया गया था। उस तरफ वो एक खौफनाक आदमी मौजूद था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो खौफनाक आदमी उछलकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। वो खौनख्वार नज़रों से हमें देख रहा था। उसे देखकर मार्गरेट सहम गई थी। वो खौफनाक आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम भी पीछे खिसक रहे थे। अचानक उसने छलांग लगाई और पास्कल पर हमला कर दिया। पास्कल ने उसके हमले से बचने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। उसने पास्कल को एक जोरदार हाथ मारा कि पास्कल उछलता हुआ दूर जा गिरा।
हम खौफ और दहशत ज़दा नज़रों से ये सब कुछ देख रहे थे। मैंने उसी वक्त एक तीर कमान में डाला और उसे एक खौफनाक आदमी पर छोड़ दिया। तीर सीधा उसके बाजू में लगा। अगले ही लम्हे वो बिलाखेदी से मेरी तरफ पलटा। मैंने दूसरा तीर उस पर फेंक दिया। दूसरा तीर उसके सीने में लगा और उसके बावजूद वो ना रुका और मेरी तरफ बढ़ता रहा। ऐन उसी लम्हे पास्कल ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। वो खौफनाक आदमी लड़खड़ा गया और उसने पास्कल को बाजू से पकड़कर आगे की तरफ खींचा और उठाकर जमीन पर पटक दिया। पास्कल की हलक से चीख निकल गई। उसने अपनी कमर से एक लंबा सा खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर मारा तो पास्कल से मुंह से खौफनाक दिलदोज चीखें निकल गईं, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी गर्दन से खून का फवारा फूट पड़ा था और उसकी गर्दन कट गई थी। वो माहियो बेआब की मानत तड़प रहा था। मैंने एक और तीर कमान में डाला और खौफनाक आदमी पर फेंक दिया। तीर सीधा उसकी आंख में प्यूसत हो गया और वो गड़बड़ा गया। मार्गरेट एक सहमी हुई खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मैंने मार्गरेट से चीख कर कहा, मार्गरेट भागो।